नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ले के यूट्यूब चैनल पर। तो आपको पता है कि हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के प्रीलिम्स 2026 के लिए लास्ट 12 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और हम हर दिन 15 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एंड सिर्फ हम 15 क्वेश्चन सॉल्व करके आगे नहीं बढ़ते, बल्कि हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, तो उस कीवर्ड से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक का पोर्शन है वो पूरा का पूरा पोर्शन कवर करते हैं। साथ ही साथ कुछ सेंट ट्रिक्स देखते हैं। सेंट ट्रिक्स का मतलब और कुछ नहीं है, बल्कि यूपीएससी की लैंग्वेज है। अगर आप यूपीएससी की लैंग्वेज को समझ गए, तो आप बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें एग्जाम में एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो अभी आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्लासेस हमें मंडे टू फ्राइडे देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ दोपहर 2:05 पर इन क्लासेस को मैं अपलोड कर देता हूँ। अभी तक हमने डे नंबर 1 से लेके डे नंबर 39 तक 2014, 2014, 2015, 2016 एंड 2017 के प्रीवियस ईयर पेपर्स को कंप्लीट कर लिया है। एंड डे नंबर 40 से हमने स्टार्ट किया है 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर। एंड आज है डे नंबर 43, जहां हम क्वेश्चन नंबर 46 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट करेंगे। और ये क्वेश्चंस कौन से पेपर के? ये प्रीवियस ईयर पेपर 2018 के क्वेश्चंस हैं। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। देखिए, अगर किसी को मेरी स्पीड स्लो लगती है, तो वो 1.25 या 1.5 पर वीडियो की स्पीड करके देख सकते हैं। आप अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा। साथ ही साथ अगर किसी ने स्टार्टिंग का पोर्शन स्किप कर दिया था, तो अभी हम 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और आज हम क्वेश्चन नंबर 46 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, रोज की तरह मैं आपको क्वेश्चन से पहले 15 सेकंड्स दूंगा। 15 सेकंड्स में आप सारी स्टेटमेंट्स पढ़ लेंगे, अपना आंसर मार्क करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये लीगल टेंडर मनी से रिलेटेड है। तो क्या है लीगल टेंडर मनी, क्या नहीं है, पहले आप स्टेटमेंट्स पढ़िए, फिर बाद में मैं आपको बताता हूँ। यू हैव 15 सेकेंड्स। चलिए, देखिए, मैं आपको ना लीगल टेंडर मनी डेफिनेशन लिखवाना बहुत इजी है। एनी ऑफिशियल मीडियम ऑफ पेमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। ठीक है, बट द मेन एम ऑफ दिस क्लास इज कि हम छोटी सी छोटी चीजों को भी समझे एग्जाम्पल की हेल्प से, है ना। अब देखो, समझ लो, ये है लल्लू और ये है टल्लू। ठीक है, लल्लू कहता है टल्लू से कि ये ले भाई 1000 का नोट। ठीक है, और जो मैंने तुझसे 1000 रुपए लिए थे, उसकी पेमेंट खत्म होती है। अब टल्लू ने कहा लल्लू से कि भाई, 1000 रुपए का नोट तो डीमोनेटाइजेशन के बाद बंद हो गया था। और ये कहेगा, कोई बात नहीं टल्लू, मेरे से तू 1000 रुपए ले ले, क्योंकि इससे पहले तो 1000 रुपए चलते थे, आगे भी चलेंगे। बट टल्लू समझदार था। टल्लू ने बोला कि इस 1000 रुपए का अब मैं क्या करूं, जब गवर्नमेंट ने इसको लीगल टेंडर मनी मानने से मना कर दिया है। मतलब इसका सिंपल है, देखो, 1000 रुपए का जो नोट था, 1000 रुपए का जो नोट था, वो कब तक मान्य था, कब तक रिकॉग्नाइज किया जाता था? जब तक इट वॉज बैक्ड बाय लॉ। बैक्ड बाय लॉ, गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि हाँ, इस 1000 रुपए के नोट को हम
लीगलाइज करते हैं। ठीक है, आप इसे यूज कर सकते हैं अपनी पेमेंट्स को सेटल करने के लिए। बट डीमोनेटाइजेशन के बाद ये बंद किया और बोला अब है 2000 का नोट और 500 का नोट, नया नोट 500 का। अब आप इसे यूज करेंगे अपनी पेमेंट को सेटल करने के लिए। मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है कि गवर्नमेंट किसी भी चीज को मीडियम ऑफ पेमेंट बना भी सकती है और हटा भी सकती है। जब तक गवर्नमेंट ने किसी भी पेमेंट के मीडियम को रिकॉग्नाइज किया है, किसकी हेल्प से? लॉ की हेल्प से, तब तक उसे लीगल टेंडर मनी बोला जाएगा। ठीक है। जब गवर्नमेंट ने उससे क्या किया, उससे उसे रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया, तो वो लीगल टेंडर मनी नहीं कहलाएगा। समझे इस चीज को? तो इसका मतलब सिंपल सा है। अब मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन कह रहा हूँ, डेफिनेशन लिखवाता हूं यहाँ पर, और फिर हम फिर से स्टेटमेंट्स की तरफ चलेंगे। एनी एनी ऑफिशियल मीडियम ऑफ पेमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। ठीक है। और इसे क्या यूज किया जा सकता है, कैसे यूज किया जा सकता है? इसको पब्लिक में प्राइवेट डेट को खत्म करने के लिए, हर चीज के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम लीगल टेंडर बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, लीगल टेंडर। ठीक है। द क्वेश्चन इज, जो एक्सेप्शन है, और आपसे पूछा भी जाएगा कि क्या चेक्स लीगल टेंडर है? क्या ये लीगल टेंडर है? नहीं, नो। नो, ये याद रखना है। नॉट लीगल टेंडर, नॉट अ लगा लेना, नॉट अ लीगल टेंडर सिंस दे कैन बी रिफ्यूज्ड। अभी सबको समझा दूंगा। कैन बी रिफ्यूज्ड एज अ मोड ऑफ पेमेंट। अब आप देखो, हम कैसे कह सकते हैं कि चेक्स जो है वो लीगल टेंडर नहीं है? कैसे बोल सकते हो आप? इसके लिए एक सिंपल सी बात सोचो। आप कहीं पर जाते हैं दुकान में, और आप दुकानदार को बोलते हो कि लो जी चेक ले लो, लो जी चेक ले लो, मैं तो 10 रुपए का बिस्किट लेके जा रहा हूँ। ठीक है। लो जी मेरे घर का राशन दे दो, मैं तो आपको चेक दे के जा रहा हूँ। दुकानदार क्या करेगा? ठीक है, अगर गर्म दिमाग का हुआ तो शायद लठ लेके आपको भगा भी दे। पर इससे हमें क्या समझ में आता है इकोनॉमिक्स के टर्म्स में? कि चेक्स जो है वो लीगल टेंडर नहीं है। क्योंकि अगर लीगल टेंडर होते तो दुकानदार कभी उस चीज को मना नहीं कर पाता। दुकानदार को आप उल्टा लठ लेके कहते कि भाई रख ले, कंप्लेंट कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये लीगल टेंडर है। बट क्योंकि ये लीगल टेंडर नहीं है, तो वो मना कर सकता है। इस एग्जाम्पल से इसे याद रखना। ठीक है। लीगल टेंडर क्यों नहीं है? क्योंकि इट इज नॉट लीगली बैक्ड बाय गवर्नमेंट, एज सिंपल एज दैट। ठीक है। अब देखो जरा, यहाँ पे पहले में लिखा हुआ है द मनी विच इज टेंडर्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ। नहीं यार, मैंने क्या बोला? लॉ का मतलब क्या है? बैक्ड बाय लॉ का मतलब गवर्नमेंट बैक कर रही है। ठीक है। और ऊपर से लिखा है टू डीफ्रे द फी ऑफ लीगल फीस। अरे भाई, लीगल फीस की क्या बात चल रही है? द मनी विच इज अ क्रेडिटर, एक मिनट, अ मनी विच अ सॉरी, हाँ ठीक है, द मनी विच अ क्रेडिटर इज अंडर कंपल्शन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम्स। बिल्कुल। क्या बोला गया है कि किसी ने किसी से लोन लिया है। ठीक है। अब जब वो उसे सेटल करने जा रहा है, तो क्रेडिटर के ऊपर ये क्या है? क्रेडिटर के ऊपर ये कंपल्शन है कि उसे उस पैसे में सेटलमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। तो वो किस पैसे में सेटलमेंट कर सकते हैं? जो लीगल टेंडर है वही यहाँ पे बोला है। बहुत घुमा फिरा के पूछा गया है बस, बस लिखा वही है। थोड़ा समझने की जरूरत है। द बैंक मनी इन द फॉर्म ऑफ चेक्स, मैंने बताया चेक इज नॉट अ लीगल टेंडर, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया।
द मेटालिक मनी इन सर्कुलेशन इन अ कंट्री, बट देखो मेटालिक मनी क्या ऐसे बोला गया यहाँ पे कि इट इज बैक्ड बाय गवर्नमेंट? मेटालिक मनी तो कोई भी हो सकता है, आप अपना सिक्का बना दो कल, ठीक है, लेकिन जब तक उसको गवर्नमेंट बैक नहीं करेगी, ठीक है, तब तक वो लीगल टेंडर नहीं कहलाएगा। एक चीज मिसिंग थी यहाँ पर, उन्होंने बैक्ड बाय गवर्नमेंट की जगह क्या लिखा? कंपल्शन है टू एक्सेप्ट। कंपल्शन सिर्फ कब होता है एक्सेप्ट करने का? जब गवर्नमेंट बोले कि हाँ ये लीगल टेंडर है। यहाँ पे लीगल टेंडर वाली बात इनडायरेक्टली लिख दी, यहाँ पे तो लिखा ही नहीं था, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जरा, बोला गया है अगर कॉमोडिटी इज प्रोवाइडेड फ्री, तो बोला गया है कि हम उससे क्या समझ सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसी है, ठीक है। तो आपके पास 15 सेकंड्स है, सोच लो समझ लो। अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं पता तो कोई बात नहीं, अब जो एग्जांपल दूंगा उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 15 सेकंड्स है, सोच लो समझ लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए ठीक है, अब देखो जरा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है, ठीक है। अब हर जगह अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिखा है, अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं पता तो इस क्वेश्चन को भाई साहब सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो सबसे पहले समझो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है क्या। मान लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, देखो आपके पास 500 रुपए हैं, आपके पास 500 रुपए हैं, आपने क्या डिसाइड किया कि मैं तो अपनी महिला मित्र या मैं तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहाँ जाऊंगा या जाऊंगी, मूवी देखने जाऊंगा या जाऊंगी, ठीक है। तो आप कहाँ गए? आप उसके साथ मूवी देखने गए, आपने 500 रुपीज को इस तरीके से यूज किया, ठीक है, किस लिए? मूवी टिकट्स के लिए। बट वहीं पर क्या होता है कि आप इस 500 रुपए को और कैसे यूज कर सकते थे? आप इससे न्यूट्रिशियस फूड ले सकते थे। तो पेन ही दिक्कत कर रहा है चलने में। न्यूट्रिशियस फूड ले सकते थे, ठीक है। वो न्यूट्रिशियस फूड में क्या है, मतलब समझ लो बादाम ले सकते थे, पिस्ता ले सकते थे, ये सारी चीजें ले सकते थे। या तो आप क्या कर सकते थे, या तो एक आप बुक ले सकते थे अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, स्टडी मटेरियल ले सकते थे, ठीक है। तो क्या हुआ, आपने एक चीज ली, आपने एक चीज करी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस ही पैसे में आप कुछ और भी तो कर सकते थे। तो ये क्या है, ये अपॉर्चुनिटी थी, ये अपॉर्चुनिटी थी जो आपने मिस करी, और आपने क्या किया, मूवी टिकट्स ली। तो यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सिंपल सा मतलब है कि कि एक नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो आप ले सकते थे और जो आपने नहीं लिया जब आपके पास चॉइस थी, उसे ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। कि आपने ये चूज किया बट आपके पास इन चीजों को करने की भी अपॉर्चुनिटी थी, उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोला जाता है, ठीक है। वैसे ही अब यहाँ पे लिखा है कि कॉमोडिटी इज प्रोवाइडेड फ्री टू द पब्लिक बाय द गवर्नमेंट। क्या इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो होती है? नहीं, देखो यार, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो किसकी होती है? जिसमें कॉस्ट जीरो हो। कॉस्ट जीरो किसकी है? जैसे एयर, आपकी फ्री ग्रेजिंग लैंड हो गई, फ्री ग्रेजिंग लैंड हो गई, ये नेचर ने प्रोवाइड किया है, ये नेचर ने प्रोवाइड किया है, इस पे आपको या गवर्नमेंट ने जीरो पैसे खर्च करे हैं, इस पे कोई पैसे नहीं खर्च कर रहा, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो है। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो पब्लिक को चीजें प्रोवाइड करती है, चाहे वो फ्री की होती है,
लेकिन वो पैसा कहाँ से आ रहा है? वो पैसा टैक्स पेयर्स के पैसों से आ रहा है। ठीक है, तभी तो गवर्नमेंट फ्री में दे पा रही है, अपनी जेब से थोड़ी दे रही है। समझो इस चीज को। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इग्नोर्ड, भाई ये तो फालतू की स्टेटमेंट है, ये भी गलत है। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट टू द टैक्स पेइंग पब्लिक, ये बिल्कुल सही है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं क्या हुआ। देखो, मान लो गवर्नमेंट ने कल डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, कि हम तो जब इलेक्शन आते हैं ना, फ्री बीज जैसे दी जाती है, उसके एग्जांपल से बताता हूँ, कि हम तो हर किसी को फ्री में क्या दे रहे हैं, हम तो हर किसी को फ्री में 10-10 हजार रुपए अकाउंट में सेंड कर रहे हैं, या बाइसिकल दे रहे हैं, या लैपटॉप दे रहे हैं, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें दे दी। मान लो इधर मैं बोलता हूँ कि कैश ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, या फिर बाइसिकल हो गई, ठीक है, या फिर आपका कुछ भी हो गया, बाइक कर दी, या फिर क्या हो गया, लैपटॉप्स कर दिए। ठीक है, मतलब कोई भी चीज आप गवर्नमेंट दे रही है, और ये कैसे दे रही है? फ्री। बट ये एक्चुअल में फ्री नहीं है, ये क्या है? टैक्स पेयर्स का पैसा है, टैक्स का पैसा है। ठीक है, ये टैक्स पेयर्स का पैसा कहाँ से आ रहा है? ये टैक्स पेयर का पैसा टैक्स से आ रहा है। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट लोगों पे लगाती है। अब क्या है, जो चीज फ्री में यहाँ पे प्रोवाइड करी, इसकी जगह क्या हो सकता था? रोड्स बन सकती थी, ठीक है, स्ट्रीट लाइट लग सकती थी, ठीक है, सीसीटीवी लग सकते थे, वुमेन एम्पावरमेंट पे पैसा खर्च हो सकता था। ठीक है, ऐसी ही बहुत सारी चीजें जो हर किसी के लिए की जा सकती थी, जो टैक्स पे करते हैं, है ना। बट किसको प्रोवाइड करी ये सारी चीजें उसकी जगह? फ्रीबीज के तौर पर उन लोगों को, जो कुछ सेट ऑफ लोगों को, है ना, जो एक पर्टिकुलर एरिया के हो या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के हो, किसी को भी ये प्रोवाइड करी गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, कि अपॉर्चुनिटी थी ये सब करने की। तो ये सब अपॉर्चुनिटी किसके लिए थी? ये सब अपॉर्चुनिटी टैक्स पेइंग पब्लिक के लिए थी। बट किसको दिया गया सामान? कुछ चुनिंदा लोगों को। तो वही यहाँ पे लिखा है, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कंज्यूमर्स टू टैक्स पेइंग पब्लिक। अब आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो जब भी कोई कॉमोडिटी फ्री में दी जाती है, किसको? पब्लिक को, बाय द गवर्नमेंट, तो उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो क्या होती है? वो शिफ्ट हो जाती है कहाँ से? जिनको सामान मिल रहा है, उनसे शिफ्ट होके कहाँ चली जाती है? टैक्स पेइंग पब्लिक को, क्योंकि उनको वो चीज मिल सकती थी बट नहीं मिली। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा वो होती है जो हो सकता था बट किया नहीं। समझे इस चीज को? आई होप आपको अब एग्जाम्पल से ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो कब होती है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जहां पे पैसा ही नहीं लग रहा बिल्कुल भी, एयर हो गया, फ्री ग्रेजिंग लैंड हो गई, सी वाटर हो गया, ऐसी जितनी भी चीजें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे जो है बोला गया है कि इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा रियल जीएनपी डू नॉट कैनोट अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब क्या बोल रहे हैं कि एब्सोल्यूट और पर कैपिटा रियल जीएनपी जो है, उस उसके बढ़ने पर भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं बढ़ेगी, अगर, इफ, इनमें से क्या होता है। ठीक है, तो आपके पास क्या है, 15 सेकेंड्स है, सोच लो, समझ लो, फिर मैं आपको चीजें समझाता हूँ। ठीक है, चलिए, अब देखिए,
इंक्रीज बोला गया है कि जीएनपी में, जीएनपी मतलब क्या हो गया, ग्रॉस नेशनल, नेशनल को आपको पता है मैं क्या लिखता हूँ, एनएटी, प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब कि ग्रॉस जीएनपी जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जीएनपी जब इंक्रीज हो रहा है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, है ना। बट वो क्यों नहीं हो रही, इनमें से क्या हो रहा है, देखो मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है कि पॉवर्टी डिक्रीज हो रही है, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगी, अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगी। ठीक है, हमें डिक्रीज देखने को मिलेगा किसमें, इनकम, इनकम में नहीं, इनकम इनइक्वालिटीज में। ठीक है, इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटीज में, वेल्थ इन इक्वालिटीज में। ठीक है, हमें और क्या देखने को मिलेगा, हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा लिटरेसी रेट में, इंक्रीज इन लिटरेसी रेट। ठीक है, हमें और क्या देखने को मिलेगा, हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, इंप्रूवमेंट इन हेल्थ एंड हाइजीन। ठीक है, मतलब ये सारी चीजें जो है हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंक्रीज देखने को मिलेगा, इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, तब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। तो मतलब अगर रियल जीएनपी बढ़ रही है, एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा रियल जीएनपी बढ़ रही है, फिर भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों नहीं आ रही, अगर पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही हो, इनकम एंड वेल्थ इनक्वालिटीज बढ़ रही हो, लिटरेसी रेट कम हो रहा हो, और हेल्थ और हाइजीन जो क्या है उसमें हमें इंप्रूवमेंट की जगह उल्टा डेप्रिवेशन देखने को मिल रही है, तभी ऐसा होगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रही। तो अब ऑप्शन में ढूंढ लो, इंडस्ट्रियल आउटपुट फेल्स टू कीप पेस विद एग्रीकल्चरल आउटपुट, नहीं, एग्रीकल्चरल आउटपुट की फेल्स टू कीप पेस विद इंडस्ट्रियल आउटपुट नहीं, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस, बिल्कुल यही तो मैंने बोला कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तो पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट कम होनी चाहिए। बट हो क्या रहा है यहाँ पे, कब ऐसा होगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी, जब पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। ठीक है, प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ रही है, इंपोर्ट्स ग्रो फास्टर देन एक्सपोर्ट्स, कोई मतलब नहीं है। आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब भी आपसे कोई बोले तो आपके दिमाग में अब यही सब आना चाहिए, तो आप आंसर तक इजीली पहुंच जाओगे। देखो मेरा एम ये नहीं है कि आपको बस आंसर बताकर आगे बढ़ जाओ। ठीक है, मेरे लिए ये चीजें करना बहुत आसान है, बट ना इससे आपको कोई फायदा होने वाला है, ना ही मुझे कोई फायदा होने वाला है। मैं आपको एग्जाम्पल्स की हेल्प से, मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की हेल्प से चीजें इसीलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यही चीजें हैं जो आपको एग्जाम में सोचने में, समझने में, आंसर मार्क करने में हेल्प करेगी। ठीक है, बाकी लोगों से आप 10% 20% आगे ही रहोगे, द रीजन बीइंग कि आपने इस तरीके से प्रीवियस ईयर पेपर्स को पढ़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे बोला है ह्यूमन कैपिटल ही यहाँ का कीवर्ड है। बोला गया है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज अ कॉन्सेप्ट इज बेटर एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ अ प्रोसेस विच एनेबल्स, इनमें से क्या चीजें हैं जिससे आप बोल सकते हो कि ह्यूमन कैपिटल जो है उसका फॉर्मेशन जो है वो मतलब अच्छे से हो रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए ह्यूमन कैपिटल है क्या। अब वो तो मैं आपको समझा दूंगा, पर 15 सेकंड दे रहा हूँ, खुद भी थोड़ा सोच लो, दिमाग लगाओ। आपका दिमाग लगाना बहुत जरूरी है, तभी जब मैं आपको बताऊंगा तो जो आप गलत तरीके से सोच रहे हो वो चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो फिर से 15 सेकंड दे रहा हूँ, सोच लो, समझ लो, फिर मैं आपको करवाता हूँ।
चलिए, अब यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल लिखा हुआ है। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है? देखिए, आप दो तरीके से काम कर सकते हैं ना। जैसे ये एक इंडस्ट्री है, ये क्या है? इंडस्ट्री है ना। थोड़ा बहुत धुआं निकाल देते, ठीक है। इंडस्ट्रीज है यहाँ पे। अब आप दो तरीके से यहाँ पे काम कर सकते हैं ना। आप यहाँ पर वेल इक्विप्ड, या फिर मैं बोलूं कि बहुत ही न्यू टेक्नोलॉजी वाली मशीन्स लगा सकते हैं अपने काम को बढ़ाने के लिए, ठीक है। बट जब आपने अपनी कैपिटल पे काम कर लिया, तो अब इस मशीन्स को चलाने के लिए ह्यूमन कैपिटल पे भी काम करना पड़ेगा। तो ये ह्यूमन कैपिटल है क्या? ह्यूमन कैपिटल का मतलब है, आप क्या करेंगे, आप इसकी हर एक स्किल्स पर काम करेंगे, आप इसके स्किल्स को और ज्यादा एनहांस करेंगे ताकि ये आपकी प्रोडक्शन में हेल्प कर पाए, ठीक है। आप इसको उतना सक्षम बनाएंगे कि इस मशीन की मेंटेनेंस आप इससे करवा पाए, ठीक है। मतलब आप उन सारी इनटैंजिबल चीजों पे काम करेंगे। इनटैंजिबल चीजों का मतलब क्या है? जो दिख नहीं रहा डायरेक्टली, जिसे आप छू नहीं सकते, ठीक है। मतलब उन सारी चीजों पे काम करेंगे कि आप प्रोडक्शन को बढ़ा पाए, ठीक है। तो उससे क्या होगा? इसके स्किल्स बढ़ते जा रहे हैं। अब मैं आपको आगे डेफिनेशन की हेल्प से भी समझाऊंगा, पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं। इंडिविजुअल ऑफ अ कंट्री टू एक्यूमुलेट मोर कैपिटल। अरे क्या, इधर कैपिटल का मतलब क्या है? पैसे की बात कर रहे हैं वो, कि और लोगों के पास और ज्यादा कैपिटल होगी, तो उससे क्या होगा? उससे ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगी नहीं। मोर कैपिटल की बात करें, ये तो टैंजिबल हो गया, मतलब ये तो वेल्थ एक्वायर करने की बात कर रहे हैं। बट यहाँ पे वेल्थ की बात नहीं करते। ह्यूमन कैपिटल का मतलब है इनटैंजिबल सोर्सेस पर काम करना, उसके स्किल्स पर काम करना, उसके दिमाग पे काम करना, ठीक है, उसके शरीर पर काम करना, ठीक है। increase the knowledge, skill level and capacities of the people of the country. Yes, this is what I am talking about. कि उसके नॉलेज पे काम करना, उसके स्किल पे काम करना, उसकी कैपेसिटी पे काम करना, ताकि वो क्या करे? प्रोडक्शन को और ज्यादा इंक्रीज कर पाए अपनी कैपेबिलिटीज की हेल्प से, ठीक है। एक्यूमुलेट दी टैंजिबल वेल्थ, अरे नहीं, मैं बोल तो रहा हूँ, वेल्थ का तो इधर कुछ लेना देना ही नहीं है। टैंजिबल का मतलब है, जैसे आप देख सकते हो, पैसा रख दिया उसके पास, जमीन रख दी उसके पास, वो सब नहीं। इनटैंजिबल वेल्थ जो है उसको एक्यूमुलेट करवाना है। इनटैंजिबल वेल्थ का मतलब क्या है? ऐसी वेल्थ जिसे आप छू नहीं सकते, जैसे कि नॉलेज, स्किल लेवल, ठीक है, उसकी कैपेबिलिटीज, उसको इंक्रीज करना, ठीक है। तो ये कोई टैंजिबल चीजें नहीं है कि आपने छू के बोल दिया हाँ ये चीज इसकी है, नहीं। वो स्किल जो होंगे, वो जो नॉलेज होगी, वो जो कैपेबिलिटीज होगी उसकी, वो इनटैंजिबल वेल्थ है उसकी, समझे? जो उसने एक्वायर करी है ओवर द इयर्स। तो ये क्या हो गया? 2 and 4 राइट आंसर है। थोड़ी सी इसकी मैंने इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे ऐड करी है। ह्यूमन कैपिटल की ऑफिशियल डेफिनेशन ये आप पढ़ सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द इनटैंजिबल स्टॉक ऑफ नॉलेज, स्किल्स, experience, health, and other personal attributes that individual possess, which contribute to their productivity and economic value, driving innovation and growth for themselves, companies, and the nations. ठीक है। तो ये इसकी ऑफिशियल, या फिर हम कहें कि बुकिश लैंग्वेज में डेफिनेशन थी। बाकी देसी भाषा में मैं आपको बता चुका हूं। आगे बढ़ते। ओके, यहाँ पे बोला है कि डिस्पाइट बीइंग अ हाई सेविंग इकोनॉमी, मतलब कि एक ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पे लोग बहुत अच्छे से सेविंग कर रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या कर रहे हैं? वो पैसों को सेव कर रहे हैं। बोला गया है कैपिटल फॉर्मेशन मे नॉट रिजल्ट इन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द आउटपुट बाय कैपिटल। उन्होंने क्या किया? बहुत ज्यादा सेविंग्स करी, सब कुछ किया, बट उसके बाद भी क्या हो रहा है? हमें आउटपुट में कोई इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा। क्यों? देखो, सेविंग्स उन्होंने करी, वो कैपिटल फॉर्मेशन भी कर रहे हैं, कैपिटल फॉर्मेशन करने के बाद भी हमें आउटपुट को नहीं देखने को मिल रहा है। व्हाट इज द रीजन? डायरेक्टली इससे रिलेटेड एक ऑप्शन है इसमें, आप उसे देख सकते हैं। उसका आपको मतलब पता हो ना पता हो कोई बात नहीं, पर आप उसे ढूंढने की कोशिश करिए, क्योंकि उसका मतलब आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि इसके आगे आने के रीजन बहुत जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा है। चलिए, 15 सेकेंड्स है आपके पास।
चलिए, क्या ऐसा आउटपुट नहीं आ रहा कैपिटल फॉर्मेशन के बाद भी? क्या वीक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज का मेन रीजन है? नहीं। इलिटरेसी नहीं। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं। हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो, यस, मैं वही कह रहा था कि नाम में छुपा है कैपिटल आउटपुट, है ना? ये कैपिटल आउटपुट है क्या? मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आपको आगे आने वाले सालों में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभी तो ये आपको ऑप्शंस में दिख गया, पर अब इससे मेन क्वेश्चन बनाया जाएगा, ठीक है, जिसके लिए आपको डीप नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो ये कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है, पहले तो ये समझिए, फिर हाई लो हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। कैपिटल आउटपुट रेशियो जैसे मैं COR लिखूंगा, ठीक है। कैपिटल आउटपुट रेशियो, सिंपल सी बात एक मैं बताता हूँ। मान लो हमें ना क्या करना है, हमें एक अच्छी पेंसिल बनानी है, ठीक है, एक अच्छी पेंसिल बनानी है, या एक चलो पेंसिल ही मान लेते हैं, हमें पेंसिल बनानी है, ठीक है। अब क्या है कि इस पेंसिल को बनाने के लिए मुझे कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? कैपिटल आउटपुट रेशियो। अब देखो, मान लो एक कंपनी है, इसमें 100 रुपए खर्च कर रही है इस पेंसिल को बनाने के लिए, एक 105 कर रही है, एक 110 कर रही है, एक 110 कर रही है, सब अलग अलग पैसे कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? एक ही पेंसिल को बनाने के लिए। क्यों? हो सकता है किसी को रॉ मटेरियल महंगा मिल रहा हो, ठीक है, किसी की जो कहीं जहां पर उन्होंने कंपनी खोली है, वहां की लेबर ज्यादा चार्ज कर रही हो, कोई भी रीजन हो सकता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, आप देखो, सेम चीज बनाने के लिए अलग अलग कैपिटल लग रही है, ठीक है, कहीं पर कम लग रही है, कहीं पर ज्यादा लग रही है। तो अब आप शायद डेफिनेशन समझ पाएंगे, जो मैं अब आपको इसकी बुकिश डेफिनेशन बताने वाला हूं। COR इज नथिंग बट अ मेजर ऑफ कैपिटल required for producing one unit, ऐसे लिख देता हूं, 1 unit of output, ठीक है। यहां पे 1 unit ऑफ आउटपुट मैंने क्या मान लिया था? पेंसिल, ठीक है। तो कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ेगी वो पर्टिकुलर एक आउटपुट निकालने के लिए, ठीक है, उसको हम कैपिटल आउटपुट रेशियो बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, इसका कैपिटल आउटपुट रेशियो ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? इसको कैपिटल ज्यादा इन्वेस्ट करनी पड़ रही है। इसका कैपिटल आउटपुट रेशियो कम है बाकी के मुताबिक। क्यों? क्योंकि इसे कम कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ रही है, ठीक है। तो जितना ज्यादा हाई हो, मतलब कि जितना ज्यादा कैपिटल आउटपुट रेशियो होगा, उतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा किसी भी एक इंसान को वही सेम आउटपुट पाने के लिए। कहीं पर लो कैपिटल आउटपुट रेशियो है, तो बाकी लोगों के मुताबिक यहां पर कैपिटल कम लग रहा है वो सेम आउटपुट पाने के लिए। आई होप आपको ये बात अब क्लियर होगी, ठीक है। तो यहीं पे लिखा हुआ है कि despite being a high saving economy, capital formation may not result in a significant increase on output। क्यों? क्योंकि वहां पर जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है वो ज्यादा होगा, इस वजह से कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा होने की वजह से भी आउटपुट नहीं बढ़ रहा। क्यों? क्योंकि वहां पर कैपिटल ज्यादा इन्वेस्ट करनी पड़ रही है वही सेम प्रोडक्ट को बनाने के लिए। आई होप मेरी बात अब आपको क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट आपको होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपको अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़े से हैं ऐसे, ठीक है, तो कोई बात नहीं। अगर आपको कभी नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, संथल अपराइजिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। जब उस संथल अपराइजिंग को बहुत ही, समझ लो कि खराब तरीके से ब्रिटिशर्स ने रोक दिया, ठीक है, उस अपराइजिंग को तोड़ दिया,
तो उसके बाद कुछ मेजर्स लिए गए थे, ठीक है। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो मेजर्स क्या थे, दो स्टेटमेंट दी गई है, थोड़ा सोच लो समझ लो। फिर अब जो आपका स्टैटिक का पोर्शन है ना हिस्ट्री का, संथल अपराइजिंग, ये भी आज हम खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो आपको फिर समझ में आ जाएगा क्या सही है क्या गलत है, बट फिर भी तब के लिए आप क्या करो, आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ो एंड डिसाइड करो क्या सही है क्या गलत है। 15 सेकेंड्स है आपके पास। चलिए, पहले मैं आपको संथल अपराइजिंग बता दूं, फिर इसकी तरफ आएंगे कि क्या उसे कैसे रोका, कैसे क्या किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, इतना प्रेशर लगा के सब कुछ रोक दिया, ठीक है। क्या किया क्या नहीं किया वो देख लेते हैं। कहानी है 1855 से 1856 के बीच की, ठीक है। यहाँ पर एक चीज भी हुई थी, 1857 का रिवोल्ट, है ना। तो उससे 2 साल पहले, ऐसे याद रखो क्यों मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि 1857 आपको याद है। अब 1857 के रिस्पेक्ट में ही आप याद रख लो संथल रिबेलियन, ठीक है। तो 1857 के रिवोल्ट से 2 साल पहले क्या होता है, झारखंड के अंदर राजमहल हिल्स के पास, ठीक है, दमीन कोह रीजन के पास लीडर्स होते हैं जैसे सिद्धू एंड कानू मुर्मू, ठीक है, फूलो एंड झानो सिस्टर्स, चांद एंड बैराब, ठीक है। ये कुछ लीडर्स होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं। प्रोटेस्ट करने का रीजन क्या था, प्रोटेस्ट करने का रीजन क्या था, सिर्फ देखो ये ऑब्वियसली नहीं है, ये तो लीडर्स हैं, इनके साथ बहुत बड़ा मास था लोगों का, ठीक है। तो क्यों कर रहे थे, सबसे पहले इकोनॉमिक रीजन की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो वहां के जो जमींदार थे उन्होंने ऑपरेशन किया हुआ था। ऑपरेशन का मतलब क्या है, इन्हें प्रताड़ित कर रहे थे, ठीक है, इन्हें प्रताड़ित कर रहे थे। कैसे प्रताड़ित कर रहे थे, आप देखो इतने एक्सॉर्बिटेंट रेट्स जो है टैक्सेस इनके ऊपर लगा रहे थे, 50 से लेके 500% तक के जो इंटरेस्ट रेट हैं, जो टैक्सेस हैं, वो इन पे लगाए जा रहे थे, समझ रहे हो। करप्ट ऑफिशियल्स देखने को मिल रहे थे, ठीक है। लैंड को एलियनेट किया जा रहा था। एलियनेट का मतलब क्या है, इनको लैंड से निकाला जा रहा था, इनकी जो लैंड है वो कब्जाई जा रही थी, ठीक है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस क्या थे, जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, वो यहाँ पर इनको बहुत ज्यादा हार्श लग रहा था। क्यों, इनको एक ऐसा रेट बता दिया गया कि आपको इतना ही, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में क्या हुआ कि जितने भी लोग हैं उनको बोल दिया गया, जमींदार जो थे, कि आपको जो नॉर्मल रियॉट्स हैं, जो नॉर्मल पीजेंट्स हैं, उनसे इतना परसेंट टैक्स लेना ही लेना है, ठीक है। और चाहे उनकी क्रॉप खराब हो ठीक हो, उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम आया, तो इससे क्या हुआ, जो इनकी ट्रेडिशनल ऑटोनॉमी थी, जो ये काम अब तक करते आ रहे थे अपने हिसाब से, वो खत्म हो गई। तो अब ये चीज किसे पसंद आएगी यार, ठीक है। फिर ट्रिगर क्या था, जो एकदम बोलते हैं ना कि ऐसा पॉइंट जहां पर बस सहा ही नहीं गया, बस उसी की देरी थी कि वो हो जाए, तो फिर बस ऐसी तैसी मार देंगे, ठीक है। तो क्या था कि पुलिस ने कुछ एक्शन लिया था संतल्स के खिलाफ, ये बोल के कि इन्होंने चोरी करी है, ठीक है। और इसकी वजह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर को ही मार दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, इसके बाद ये ट्रिगर पॉइंट था, इसके बाद ये सारे जाग गए कि हमें चोर बोला जा रहा है और ये सारी चीजें हमें ही क्या किया जा रहा है, हमें ही प्रताड़ित किया जा रहा है और हमें ही हर चीज हर तरीके से खराब भी बोला जा रहा है। तो उस टाइम पर क्या हुआ, ये खड़े होते हैं ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट, ठीक है। तो उस टाइम पर क्या होता है कि सारी चीजें होती है जो भी है, ऑब्वियसली ये कोई बहुत ज्यादा हाईटेक पीपल नहीं थे, ये ट्राइबल लोग थे। तो ऑब्वियसली इनके जो ट्रेडिशनल वेपन्स थे उन्हें ही इन्होंने यूज किया था, जैसे बोज, एरोज, एक्सेस, गुरिल्ला वॉरफेयर का इन्होंने यूज किया था, है ना। गुरिल्ला वॉरफेयर हम मराठास के टाइम पे देखते हैं, है ना, उसका यूज करके काफी अच्छे से, क्योंकि अपने एरिया को ये अच्छे से जानते हैं, तो ये गुरिल्ला वॉरफेयर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो बाहर से ब्रिटिश ट्रूप्स आ रहे हैं उन्हें नहीं पता भाई कहाँ क्या है,
बट इन्हें पता है, तो इन्हें फायदा हो जाता है। ठीक है, उन लोगों को जो वहां पे रहते हैं, जो वहां के इंडिजीनियस पीपल होते हैं। फिर आउटकम क्या था? वही ऑब्वियसली यार, ब्रूटली सप्रेस्ड बाय ब्रिटिश मिलिट्री। ठीक है, उन्होंने मार्शल लॉ लगाया। सुपीरियर आर्म्स से ये ट्राइबल लोग थे, बोज एरोज एंड एक्सेस का यूज करके लड़ रहे थे, मतलब कि उसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। बट इनके पास ऑब्वियसली सुपीरियर आर्म्स थे। सुपीरियर आर्म्स का मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी भी हाई थी इनके पास उस टाइम के हिसाब से, और मार्शल लॉ लगा दिया इन्होंने। ठीक है, उस टाइम पर लोगों को थोड़ी पता है मार्शल लॉ क्या होता है। ऐसे ही जलियांवाला बाग के टाइम पे किया था, मार्शल लॉ लगा दिया। लोगों को क्या पता भाई, लोगों को क्या लेना देना मार्शल लॉ के बारे में। आज भी आप देखेंगे कोई भी नया लॉ आता है, तो जो टीयर 2 सिटीज की और टीयर 3 सिटीज की बहुत सी जनता है जिसे पता ही नहीं है वो लॉ क्या है। तो आप सोचो उस टाइम पर, इस टाइम पर तो टीवी वगैरह सब कुछ है, कम्युनिकेशन इतनी पीक पे है। बट उस टाइम पर तो ये सारी चीजें होती ही नहीं थी। ठीक है, तो लोगों को कैसे पता होगा? ठीक है, इसीलिए बहुत सारे लोग अपनी जान से हाथ खो बैठते थे। ठीक है, अब देखो, ये बोला गया कि ओवर 10,000 संथल्स वर किल्ड। आप सोचो, 10,000 संथल्स वर किल्ड। और प्रॉब्लम किसकी थी? प्रॉब्लम संथल्स की नहीं थी, प्रॉब्लम तो उनके ऊपर जो इतने टाइम से हो रहा है उसकी थी। आपने तो एंड प्रोडक्ट देखा, आपने तो आउटपुट देखा कि क्या आया, ये क्यों हमारे अगेंस्ट एक्शन ले रहे हैं, क्यों पुलिस इंस्पेक्टर को मार दिया गया। आप सिर्फ इतना देखते हैं, आप पिछले 50 साल 40 साल का ऑपरेशन नहीं देखते। आप ये नहीं देखते कि वो इस पॉइंट तक कैसे पहुंचे, और आज भी ऐसा ही होता है, आज भी कुछ अलग नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज की बात करी जाए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? अब इसके बाद जब इतना बड़ा हुआ, इतने सारे लोग मरे, इतना बड़ा रिपेलियन हुआ, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए। ठीक है, क्या लिया? कि जो संथल प्रागनाज हैं, प्रागनाज हैं, उनके अंडर स्पेशल लॉज लाए गए। ठीक है, और एक और चीज जो है उसके अंदर ऐड करी गई कि लैंड ट्रांसफर जो है नॉन संथल्स को वो नहीं किया जाएगा। क्योंकि ये वो यही कह रहे थे कि हमें ही हमारी लैंड से एलियनेट किया जा रहा है, हमें ही हमारी लैंड से भगा दिया जा रहा है, क्योंकि हम पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज को अब खत्म किया, बोला कि संथल्स की लैंड संथल्स के पास ही जाएगी, और संथल्स को ही ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है, अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पर। बोला गया है द टेरिटरीज कॉल्ड संथल परागनाज वर क्रिएटेड, अभी मैंने बताया है ना। इट बिकेम इलीगल फॉर द संथल्स टू ट्रांसफर देयर लैंड टू नॉन संथल्स। बिल्कुल सही बात है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अब देखो, अगर मैं सिंपल ये बताता, हाँ जी संथल अपराइजिंग इतने साल में हुई थी, ये हुआ था, वो हुआ था, और ये दोनों सही स्टेटमेंट है, आपको क्या समझ में आता है यार? अब आपको पूरी स्टोरी पता है। ठीक है, अब आपको पूरी स्टोरी पता है। अब आपको पता है कि उन्होंने जो ये बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज करे वो क्यों करे, आपको पता है अब ये बात। समझे इस चीज को? तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे, हर एक कीवर्ड को ढूंढेंगे, उसकी बैक हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन पे आएंगे, तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आएगी। नहीं तो बाकी तो लोग कर ही रहे हैं जिस तरीके से वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करते हैं, है ना। फिर से, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो 19th सेंचुरी के ब्रिटिश रूल के टाइम की बात कर रहे हैं, कि उस टाइम पर क्या होता था क्या नहीं होता था। ठीक है, फिर से इसके लिए बस 10 सेकेंड्स दूंगा, बहुत सिंपल सा आंसर है इसका। ठीक है, तो सोच लो, समझ लो, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। चलिए, 19th सेंचुरी में देखो क्या हो रहा था। 19th सेंचुरी की बात इधर चल रही है, मतलब पूरे 1800s की ये बात कर रहे हैं। 1800s में आपको यूरोप में इंडस्ट्रीज लगती हुई दिख गई थी। अब वो क्या कर रहे थे? इंडिया से रॉ मटेरियल उठा रहे थे, मटेरियल उठा रहे थे, ठीक है। ये समझ लो क्या बोल रहा था मैं। हाँ, जो इंडिया से रॉ मटेरियल उठा रहे थे, और क्या कर रहे थे? ब्रिटेन ले जा रहे थे, या मैं ऐसे लिख देता हूँ, यूरोप ले जा रहे थे। अब यहाँ पर क्या कर रहे थे? इसे मैन्युफैक्चर कर रहे थे।
और ये जो मैन्युफैक्चर कर रहे थे, इसको मैन्युफैक्चर्ड गुड्स कहाँ लेके आ रहे थे, इन गुड्स को ये वापस इंडिया लेके आ रहे थे या बाकी कंट्रीज में लेके आ रहे थे, एंड अदर कंट्रीज। ठीक है। अब ये मैन्युफैक्चर्ड गुड जो है ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है ये। तो हमें 1800 में या 19th सेंचुरी में और क्या देखने को मिला, और चीजें भी बताता हूँ। कमर्शियल क्रॉप्स जो है, कमर्शियल क्रॉप्स जो हैं उसमें ग्रोथ देखने को मिली। कमर्शियल क्रॉप्स जो है उनका मतलब क्या है, कमर्शियल क्रॉप्स का सिंपल सा मतलब है, जैसे आपकी टी हो गई, कॉफी हो गई, इंडिगो, ठीक है, इंडिगो ये वाली नहीं है, एयरलाइंस नहीं है, ठीक है, इंडिगो रिवोल्ट आपने सुना होगा, ओपीएम, कॉटन, जूट, शुगर केन, ऑयल सीड्स, ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो कमर्शियल क्रॉप्स में आती हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा था, इनका इनकी जो ग्रोथ है वो देखने को मिल रही थी हमें, ठीक है, इंडिया में। साथ ही साथ रॉ मटेरियल जो है यहाँ से ले जा रहे थे और वापस लेके आ रहे थे इंडिया में। तो अब प्रॉब्लम क्या थी, ऐसा होने की वजह से ये जो सिनेरियो था, ठीक है, ये जो सिनेरियो था, इसकी वजह से इफेक्ट क्या था, इफेक्ट क्या था इंडियंस के ऊपर, इफेक्ट ये था कि यहाँ पर इंडियन इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट को नेगेटिवली इफेक्ट हो रहा था। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, नेगेटिवली अफेक्टेड, ठीक है। अब जरा अपनी स्टेटमेंट्स पे आ जाओ, क्या इंक्रीज देखने को मिले इंडियन हैंडीक्राफ्ट को, नहीं यार, ये तो नेगेटिवली अफेक्टेड थे। क्यों, क्योंकि अब मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आ गए थे, तो फिर अब हैंडीक्राफ्ट का कोई काम नहीं रहा था। ग्रोथ इन द नंबर ऑफ इंडियन ओन फैक्ट्रीज, यार अब एक बात बताओ, रॉ मटेरियल सारा का सारा ये यूरोप ले जा रहे हैं, इंडियन इंडस्ट्रीज तक ये पहुंचने ही नहीं दे रहे, ऐसा इन्होंने माफिया ग्रुप बना रखा था अपना, ठीक है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि इंडियन इंडस्ट्रीज जो है वो ग्रो करेंगी। कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, हाँ, कमर्शियल क्रॉप जो है, प्लांटेशन क्रॉप जो है, उन्हें इंक्रीज किया जा रहा था, ठीक है। रैपिड इंक्रीज इन दी अर्बन पॉपुलेशन, इससे कोई भी रिलेशन नहीं है, ये तो फालतू की स्टेटमेंट ऐड करी गई है। तो हमें क्या देखने को मिला, हमें एक ये सिनेरियो देखने को मिला 1800 में, एक ये। अब इससे तो उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, अब क्या पता आगे जाके इस वाले एरिया से क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। तो इसलिए मेरा काम था आपको दोनों चीजें बताना कि क्या चीजें हो रही हैं, क्या चीजें नहीं हो रही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भाई साहब, अभी करवाया है ये क्वेश्चन मैंने आपको, ठीक है, 2 क्लासेस पहले। क्या है था इसमें, प्रेसिडेंट रूल में क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो मैंने आपको करवाया था। एक टेक्स्ट भी प्रोवाइड किया था, टेक्स्ट इसी के नेक्स्ट पेज पे टेक्स्ट भी प्रोवाइड किया था उस क्वेश्चन के टाइम पर भी, जिसमें एक एक चीज बताई थी क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। और आज भी मैंने वही सेम टेक्स्ट उसी पीडीएफ से उठा के यहाँ पे ऐड किया है, ताकि आपको सेम चीजें बार बार देख के याद हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज करते हैं अपनी पावर, जो आर्टिकल नंबर 356 में, इसका सिंपल सा मतलब क्या है, प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट। तो क्या क्या चीजें हैं जो आपको देखने को मिलती है, अब देखो ये वैसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, डायरेक्टली बता देता हूँ। द असेंबली ऑफ स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्ड, नहीं यार, मैंने आपको क्या बताया था कि जो असेंबली है उस स्टेट की, उसे डिसॉल्व नहीं किया जाता है। ये ऑप्शन है कि कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, तो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। और आप देखो वही स्टेटमेंट्स ये बार बार डाल रहे हैं, कुछ अलग नहीं दे रहे, घुमा फिरा के वही सेम चीज पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, जो मैं आपको टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो मैं चीजें आपको समझा रहा हूँ, आप उसे बार बार पढ़ें, ठीक है।
द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल बी एक्सरसाइजेबल बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। क्या ये बात सही है? बिल्कुल ये बात सही है। अब जो लॉ मेकिंग पावर है वो किसके पास चली जाती है? वो पार्लियामेंट के पास चली जाती है। स्टेट अब कोई लॉ पास नहीं कर पाएगा अपना, ठीक है, अपनी असेंबली में, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद जो भी लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो डायरेक्टली पार्लियामेंट के पास चली जाती हैं। तो ये बात करेक्ट है। आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड, यार यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। द प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू स्टेट, नहीं यार, जो लॉ मेकिंग पावर्स है वो किसके पास है? वो पार्लियामेंट के पास है, तो ये वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। बट फिर भी आई होप आपने वहां पे पढ़ा हो, वो जब मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड करी थी। नहीं भी पढ़ा तो अब मैं पढ़ा रहा हूँ, अब इसे और ध्यान से देख लो एक बार। स्टेट स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेशन का क्या होता है? जो गवर्नर होता है वो सारी की सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स रख लेता है, लेजिस्लेटिव नहीं है, एग्जीक्यूटिव है, याद रखना। ये जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है जो गवर्नर एंजॉय कर रहा है, ये किसके बिहाफ पे कर रहा है? ये प्रेसिडेंट के बिहाफ पे कर रहा है, ठीक है। जो सीएम है वो अपनी गद्दी खो देते हैं, ठीक है, तो सीएम जो है उसे डिसमिस कर दिया जाता है। ओके। अब जो ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल है वो किसके पास आ जाता है? जो सेंट्रल कंट्रोल्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, मतलब जो यूनियन में जो पार्लियामेंट है, ठीक है, उसके एग्जीक्यूटिव के लिए जो काम करेगा, जो ब्यूरोक्रेट्स काम करेंगे, वो अब यहाँ पर अपनी भूमिका निभाते हैं, ठीक है। अब देखो स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हैं। असेंबली का स्टेटस क्या होता है? जो फर्स्ट स्टेटमेंट में दे रखा है ना कि ऑटोमेटिकली डिसॉल्व कर देते हैं, नहीं, मैंने क्या बताया था आपको? डिसॉल्व कर भी सकते हैं या फिर सस्पेंड कर सकते हैं, ईदर ऑप्शन है। जरूरी नहीं है कि डिसॉल्व भी कर देंगे, ठीक है। उन्हें सस्पेंडेड भी रख सकते हैं, मतलब वो गद्दी में बैठे रहेंगे लेकिन उनके पास कोई पावर नहीं है। इस बात को समझो। पार्लियामेंट का रोल क्या है? मैंने अभी आपको बताया, लॉ मेकिंग पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स आ जाती है इनके पास। ये स्टेट के लिए अब सारे लॉ को पास करेंगे, क्यों? क्योंकि वहां पर जो अभी सरकार बैठी थी उसकी सारी पावर्स छीन ली हैं। अब किसके पास है पावर? पार्लियामेंट के पास है। ऑर्डिनेंस की बात करें तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, अगर सेंटर में पार्लियामेंट भी सेशन में नहीं है तो। देखो जब पार्लियामेंट है तो कौन काम करेगा? लॉ मेकिंग पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। बट अगर पार्लियामेंट भी सेशन में नहीं है तो क्या होगा? तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं, समझे, कि ये लॉ लेके आएंगे, बाद में पार्लियामेंट 6 महीने के अंदर अगर उसे पास कर देगी तो वो मान्य रहेगा, नहीं करेगी तो नहीं रहेगा, सिंपल सी बात है। जुडिशरी एंड राइट्स की बात करते हैं। हाई कोर्ट की क्या पावर इफेक्ट होगी? नहीं, हाई कोर्ट जैसे वर्क करते हैं वैसे ही वर्क करते रहेंगे, ठीक है, उनकी पावर्स पर कोई भी अड़चन नहीं आएगी, ठीक है। बाकी ये मेंस का पार्ट है, ये तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे आंसर करवा दिया? हाँ करवा दिया, आगे बढ़ते हैं। इसमें भी देखो टाइम देने का कोई मतलब नहीं है। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, मैं आपको एक ही चीज रिकमेंड करूंगा, आप अपनी ईगो पर बात को ना लें। आप इस बात को समझें कि 50% से भी कम, 50% से भी कम कट ऑफ जा रही है। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस? अगर आपको नहीं आते हैं तो, आते हैं तो फिर भाई साहब आपसे उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। बट अगर नहीं आते हैं तो अपनी ईगो हर्ट मत करिए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो सॉल्वेबल हैं एग्जाम में, आप उन पर अपना टाइम, एनर्जी और मार्क्स वेस्ट करिए, ठीक है, बट इन पर मत करिए। ओके। अब देखो ये पुथुकुल्ली शॉल्स जो है, क्या ये तमिलनाडु में मिलती है? बिल्कुल। जो ये सुजनी एम्ब्रॉयडरी है, क्या ये हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलती है? नहीं, ये हमें बिहार में देखने को मिलती है। ये उपदा जमदनी साड़ीज जो है ये हमें कहाँ देखने को मिलती है? आंध्र में देखने को मिलती है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये क्या हो गया? वन ओनली इज करेक्ट। वही मैं कहता हूँ, जिस क्वेश्चन में टाइम देने का मतलब है, जिस क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट है कि हम टाइम दे, चीजें समझे, उसमें हम टाइम देंगे, जिसमें नहीं देने की जरूरत है उसमें हम नहीं देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके। ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं, जैसे हम बोले कि कौन से एरियाज में जीपीएस टेक्नोलॉजी यूज की जा सकती है। अब मैं आपको एक बात बोलता हूँ, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, अगर
0.00001% भी चांस है कि उस फील्ड में किसी भी तरीके से ये पर्टिकुलर चीज यूज की जा सकती है, तो आप उसे हाँ मानेंगे। ठीक है, यहां पर क्या दिया गया है, मैं वही कह रहा हूँ, जिसमें टाइम देने की जरूरत नहीं है ना, उसमें टाइम नहीं देंगे, बस आपको सिंपली समझा के आगे बढ़ूंगा। जिसमें मुझे लगता है कि हाँ ये आपको पढ़ना है, समझना है, वो आप पढ़ लीजिएगा, वो मैं आपको उसमें 15 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स दूंगा। अब ये क्वेश्चन है, जीपीएस टेक्नोलॉजी का यूज क्या फोन ऑपरेशंस में करा जाता है? बिल्कुल करा जाता है। आपके फोन में जीपीएस है, मैप देखते हैं आप, उससे यूज करते हैं, बहुत बढ़िया बात है। बैंकिंग ऑपरेशंस में क्या यूज किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है, बैंकिंग ऑपरेशंस में भी इसका यूज होता है। जब आप ऐप खोलते हो, उसमें लिखा भी आता है वहां पे कि क्या हम आपकी लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, उसमें जरूरत है बैंकिंग ऑपरेशंस में भी। ठीक है, कंट्रोलिंग द पावर ग्रिड, क्या इसमें जरूरत है? कंट्रोलिंग द पावर ग्रिड में भी जीपीएस टेक्नोलॉजी का यूज है। इस बात को समझो मैं क्या कहता हूँ। अगर 0.0000001% भी चांस है कि उसके किसी भी एक छोटे से छोटे ऑपरेशन में उसका यूज होगा, तो आप उसे हाँ मानेंगे। समझे इस चीज को। और मेजरली ऐसा होता है कि अगर कुछ बहुत ज्यादा ऑब्सोलीट या फिर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नहीं दिया गया है ऑप्शंस में, तो सारे के सारे ऑप्शंस ही करेक्ट होते हैं। ठीक है, मेजरली क्वेश्चंस में आप ये देखेंगे। बट हाँ, कहीं पे कुछ एक्सट्रीम दिया है कि भैया यहाँ तो हो ही नहीं सकता, ये क्या लिख दिया, तो वही स्टेटमेंट यहाँ पे या वही ऑप्शन गलत होता है, नहीं तो बाकी सारे हमेशा ठीक होते हैं। ठीक है, तो 1 2 एंड 3 आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको टाइम दूंगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सोचने की जरूरत है। 15 सेकेंड्स है आपके पास। ठीक है, यहाँ पर जो है ये जी सेक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और टी बिल्स का अगर आपको डिफरेंस पता है, ट्रेजरी बिल्स का अगर आपको डिफरेंस पता है, तो ही आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैं क्या दे रहा हूँ, आपको मैं देता हूँ 15 सेकेंड्स, पढ़ लो, सोच लो, समझ लो, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। चलिए, अब देखो जरा, थोड़ा सा आप क्या करिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझिए पहले। मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए डिफरेंस ऐड किया। ठीक है, टी बिल्स क्या है, मैं टी बिल्स को एक और यहाँ पे वो नहीं लिखा गया तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये इसको याद रखना, टी बिल्स जो है ये क्या है, टर्म शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, और ये क्या है, ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट्स। अब देखिए जरा यहाँ पर, सबसे पहले जो ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं, वो क्या होते हैं, वो शॉर्ट टर्म होते हैं। मतलब 1 साल के अंदर अंदर तक का ही टाइम होता है उनका, मतलब कि या तो 91 डेज, 182 डेज, 91 का डबल 182, 182 का डबल 364, इतने दिन के लिए ही ये टी बिल्स लागू किए जाते हैं। ठीक है, ये जीरो कूपन होते हैं, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो आप कहोगे पैसे कैसे कमाए जाते हैं? देखो होता क्या है, मान लो कि अगर ये जो ट्रेजरी बिल है ये 100 रुपए का है, ठीक है, तो ये किसी को भी कितने में दिया जाएगा, 90 रुपए में दिया जाएगा। बट इसकी फेस वैल्यू क्या है, 100 रुपए, पर दिया कितने में, 90 रुपए में। अब जब ये ट्रेजरी बिल को वापस देगा, खरीद मतलब कि बेचेगा, तो इसको 100 रुपए ही मिलेंगे। तो हो क्या रहा है, इसने एक डिस्काउंटेड रेट पर इसे लिया है, फेस वैल्यू 100 ही है, पर ये पैसा कैसे कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं जब ये एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इसे वापस करेंगे, तो जो फेस वैल्यू है, जो 100 रुपए है, वही इन्हें वापस मिलेंगे, पर इनकी खरीद 90 रुपए की थी। तो मतलब इनका जो फेस वैल्यू होती है, उसके डिस्काउंटेड रेट पर ये मिलता है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। इस तरीके से पैसा कमाया जाता है। नहीं तो यूजुअली क्या होता है, 100 रुपए की चीज 100 रुपए में ली, पर उस पे इंटरेस्ट खाया और वो 110 की बेची, बात वही हुई कि 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ कि
फेस वैल्यू 100 रुपए थी बट डिस्काउंट रेट पे लिया है, बाकी जाके आगे जाकर वो अपनी फेस वैल्यू पे बिक जाएगा, यहाँ पे भी 10 रुपए का फायदा हो रहा है। तो दो तरीके हैं। तो यहाँ पर जो ट्रेजरी बिल्स हैं वो क्या होते हैं, वो जीरो कूपन होते हैं। जीरो कूपन का मतलब ये जो मैंने आपको समझाया यही है, ठीक है, कि फेस वैल्यू से कम पैसे में ये खरीदते हैं और फेस वैल्यू पर बेचा जाता है, ठीक है। तो यही लिखा गया, इशूड एट अ डिस्काउंट टू फेस वैल्यू, जो मैंने यहाँ पे समझाया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद इशूअर कौन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो इसे लागू कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती, ठीक है। यहां पर क्या होता है कि क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म है, तो यहां पर रिस्क जो है वो भी कम है, वो भी कम है, ठीक है। वहीं पर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो लॉन्ग टर्म की होती है, 40 साल की, 20 साल की, 25 साल की, तो वहां पे रिस्क जो है वो भी ज्यादा है। तो यहाँ पे लिखा है 91 डे टी बिल होता है, 182 डे टी बिल होता है, 364 डे टी बिल होता है, ठीक है। वहीं पर जब हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है, 1 ईयर से लेके 40 ईयर्स तक के बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 साल से कम था, यहाँ पे 1 साल से तो शुरू हो रहा है। उसके बाद यहां पर क्या था, फेस वैल्यू पे जीरो कूपन की तरह ट्रेजरी बिल्स को लिया जा रहा था, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दूसरा सिस्टम है। यहाँ पे फिक्स्ड या फिर फ्लोटिंग पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट पर चीजें मिलती हैं, जैसे 100 रुपए की चीज है, बोल दिया आपको 10% के रेट पर इसका फायदा होगा, तो 10% मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। तो यहाँ पे ऐसा होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पर जीरो कूपन है, फेस वैल्यू पे आपको पैसा कमाओगे आप। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, हाँ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी इस बॉन्ड को बना सकती है, इन सिक्योरिटीज को लागू कर सकती है, और स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है। इसमें इंटरेस्ट रेट जो है, मतलब कि रिस्क जो है मेनली इन बॉन्ड्स का, वो थोड़ा सा हाई होता है। क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है ये लॉन्ग टर्म के है। वैसे तो देखो, जी सेक सिक्योरिटी हो या टी बिल्स हो, इनकी जो सिक्योरिटी है वो बहुत हाई है, क्योंकि गवर्नमेंट बैक्ड बिल्स हैं, गवर्नमेंट बैक्ड सिक्योरिटीज हैं। बट यहाँ पर इंटरेस्ट रेट रिस्क की यहाँ पे बात करी जा रही है, तो वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसमें कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इतना सा डिफरेंस ट्रेजरी बिल्स के बीच में और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बीच में पता है, तो आप क्वेश्चन को आराम से करके चले जाएंगे। जैसे कि बोला गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेजेस दी सर्विसेज और मैनेजेस एंड सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी बट नॉट एनी स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। क्या आपको ये स्टेटमेंट ठीक लग रही है, क्या ये स्टेटमेंट आपको ठीक लग रही है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो सिक्योरिटीज है, मैंने अभी बताया आपको, वो आपकी जो है, बट नॉट एनी स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो आपकी स्टेट की सिक्योरिटीज हो या आपकी सेंटर की सिक्योरिटीज हो, दोनों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज नहीं देखेंगे, ठीक है। तो एकदम फालतू स्टेटमेंट है। Treasury bills are issued by the government of India and no treasury bills issued by the state government। बिल्कुल सही, अभी मैंने आपको बताया था कि ट्रेजरी बिल्स जो हैं, ये जो शॉर्ट टर्म बिल्स होते हैं, ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही लागू करती है, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट इसे लागू नहीं करती है। ये बात आई होप आपको पता हो, अभी याद हो गई होगी जो मैंने अभी आपको समझाया था। बोला गया है, ट्रेजरी बिल्स जो हैं आर ऑफर्ड आर इशूड एट अ डिस्काउंट फ्रॉम दी पार वैल्यू। मैंने आपको क्या बताया था कि ये जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं, है ना। इनमें क्या किया जा रहा है, आपको फेस वैल्यू से कम रेट पे खरीद होती है और फेस वैल्यू पर आप इसे बेच देते हैं। वही यहाँ पे लिखा गया है कि डिस्काउंटेड रेट पर इसकी वैल्यू होती है, सही बात है। तो 2 और 3 जो है यहाँ पे वो करेक्ट है, बाकी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। तो आप प्लीज इसे अच्छे से पढ़ लेना, तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब इसमें भी देखो, टाइम देने का कोई मतलब नहीं है, इस क्वेश्चन में भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड स्टेटमेंट है। होता क्या है, ये है अर्थ, आपको पता है यहाँ पे आपको नॉर्थ पोल देखने को मिल रहा है, यहाँ पे साउथ पोल देखने को मिल रहा है, ये बात आपको पता है। होता क्या है, हर साल, हर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में क्या होता है, ये जो है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये शिफ्ट होता रहता है।
ये ऐसे ऐसे शिफ्ट होता जाएगा, ऐसे ऐसे शिफ्ट होता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये जो नॉर्थ पोल था ये साउथ पोल बन जाएगा, और ये साउथ पोल है ये नॉर्थ पोल बन जाएगा। तो क्या आप सोचोगे अरे ऐसा भी होता है? हाँ, ऐसा होता है। ठीक है, और वो किसकी वजह से होता है? वो कोर में जो मेटल है ना उसकी वजह से होता है, क्योंकि कोर भी तो, ये जो कोर है वो भी तो रोटेट कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या है कि ये जो है ये भी रोटेट करके कहाँ आ जाता है, ये साउथ नॉर्थ बन जाता है और नॉर्थ साउथ बन जाता है। मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक पोल की बात कर रहे हैं, आप इस बात को समझना। ठीक है, तो ऐसा कई बार हो चुका है, हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स आज तक हो चुका है पिछले 3 बिलियन ईयर्स में। फिर बोला गया, when the earth was created more than 400 million years ago, there was 54% oxygen and no carbon dioxide। अरे इसका उल्टा था भाई, कार्बन डाइऑक्साइड थी और ऑक्सीजन नहीं थी। ऑक्सीजन बाद में आई, ऑक्सीजन बाद में आई, ऐसा कुछ नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड थी। हमें बहुत सारी गैसेस यहाँ पे देखने को मिलती थी उस टाइम पे, आर्कियन एंड प्रोटेरोजोइक टाइम पर। कौन कौन सी थी? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे मीथेन है, CH4, जैसे वाटर वेपर्स हैं, H2O, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, जैसे नाइट्रोजन गैस है, जैसे हाइड्रोजन गैस है। ये सारी गैसेस हमें मेनली उस टाइम पर देखने को मिलती थी 400 मिलियन ईयर्स अगो। बट उस टाइम पर ऑक्सीजन नहीं थी। धीरे धीरे जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स आए तो क्या हुआ, ऑक्सीजन जो है वो बढ़ने लगी। ठीक है, इस बात को आप समझना। तो 54% तो बहुत ज्यादा भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आज भी जरा सोच लो, आज भी क्या इतनी ऑक्सीजन है? तो उस टाइम पर कैसे हो सकती है? देखो ना, अब ये जो थर्ड स्टेटमेंट थी, इसके ऊपर जो क्वेश्चन था वो अटक गया था। क्यों? बहुत मतलब ऑलमोस्ट सारे ही जो इंस्टीट्यूट्स थे वो ये कह रहे थे कि जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने ओरिजिनेट किया, दे मॉडिफाइड द अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। तो उनके हिसाब से, बहुत सारे एकेडमीज, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से ये गलत है, बट यूपीएससी ने इसे सही माना है। और मैं ना इसके पीछे का रीजन बताता हूँ आपको, क्यों यूपीएससी ने इसे सही माना है। यूपीएससी ने ये नहीं बोला आपसे कि ये मॉडिफिकेशन की, वो मॉडिफिकेशन की। अब अगर मैं वही कहता हूँ ना, उन्होंने लिखा व्हेन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओरिजिनेटेड दे मॉडिफाइड द अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। मॉडिफिकेशन कितनी, क्या उन्होंने कोई एस्पेक्ट दिया, क्या उन्होंने कोई डेटा दिया? क्या पता 0.000000001% चेंज किया हो, मॉडिफिकेशन किया हो। पर अगर इतना भी मॉडिफिकेशन हो रहा है तब भी उसे मॉडिफिकेशन माना जाएगा ना। तो यूपीएससी जब भी ऐसी चीजें देता है, एक बहुत ही वाइड रेंज देता है आपको सोचने की, तो वो स्टेटमेंट सही होती है। बट उस टाइम पर भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने इसे गलत माना था, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, उसने बहुत ही एक सिंपल स्टेटमेंट दी थी यूपीएससी ने कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आए तो उन्होंने मॉडिफिकेशन किया वहां के एटमॉस्फेयर में। यह बिल्कुल हुआ था, जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स आए थे तभी ऑक्सीजन भी हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही थी। समझे इस चीज को? कार्बन डाइऑक्साइड भी हमें देखने को मिल रही थी, बढ़ती हुई देखने को मिल रही थी। बट द थिंग इज दिस कि यूपीएससी ने इसे सही माना है, तो आप भी इसे सही मानेंगे। क्योंकि जब उन्होंने इतनी वाइड आपको मतलब कि चीजें दी है ना, कि सिर्फ मॉडिफाई लिखा है, ये नहीं बोला कितना मॉडिफाई, क्या मॉडिफाई। तो आप ऐसी स्टेटमेंट्स को, जो बहुत वेग स्टेटमेंट है, बहुत वाइड एरिया कवर कर रही है, आप उन्हें हमेशा सही मानेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओहो, एकदम लल्लू पंजू क्वेश्चन। वॉनाक्राई, पेटिया, एटर्नल ब्रू, ये सब क्या है? अगर थोड़ा सा भी आपको इंटरेस्ट होगा ना, मतलब कि कंप्यूटर एंड ऑल में, तो आपको पता होगा कि ये साइबर अटैक्स हैं सारे जो आज तक हुए हैं। अब ऐसी चीजें आप कहाँ पढ़ेंगे? ऐसी चीजें आप करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स में आपको करवा ही रहा हूँ। इस सैटरडे को आपको लेक्चर मिल जाएगा जिसमें हम फर्स्ट 50 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स, क्या आपको पता है 100 to 105 110 क्वेश्चन होते हैं जो हम हर मंथ की करंट अफेयर्स में करते हैं। अक्टूबर की मैं अपलोड कर चुका हूँ, नवंबर में अभी मैंने प्लेसेस इन न्यूज कर दी है। ठीक है, पर अब इस सैटरडे को आपको किससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, जो हमारे बाकी सारे रह गए प्लेसेस इन न्यूज के अलावा, उन सारे टॉपिक्स पे आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप उसे कवर कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको करंट अफेयर के सेशंस मिल जाएंगे। इस सैटरडे को हम फर्स्ट 50 क्वेश्चंस करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन घुमा फिरा के फिर से पूछ लिया है। ठीक है, क्या है?
with reference to circumstances in the Indian agriculture, the concept of conservation agriculture assume significance. Which of the following fall under the conservation agriculture? अब ये कंजर्वेशन एग्रीकल्चर होता क्या है ये पता हो तो आप आंसर कर लेंगे। 10 से 15 सेकेंड्स दे रहा हूं, ठीक है, सोच लो समझ लो और उसके बाद मैं आपको ये करवाता हूँ। चलिए देखो, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर क्या होता है इसकी डेफिनेशन मैंने आपके लिए ऐड करी आगे ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का मतलब है कि आप एग्रीकल्चर को इस तरीके से करें, इस सस्टेनेबल तरीके से करें कि क्या हो कि नेचर भी कंजर्व हो। ठीक है, तो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का सिंपल सा मतलब ये है कि इज अ फार्मिंग सिस्टम फोकस्ड ऑन मिनिमाइजिंग सॉइल डिस्टर्बेंस। सॉइल डिस्टर्बेंस को आप मिनिमाइज कब करेंगे? जब आप टिलिंग को कम करेंगे। टिलिंग का मतलब क्या होता है आपको पता है ना कि जब भी किसी भी फसल को बोया जाता है उससे पहले जो सॉइल है उसको जोता जाता है, चाहे वो किसके बुल की हेल्प से कर रहे हैं या ट्रैक्टर की हेल्प से कर रहे हैं। मैंने आपको जब ये करवाया था ना टिलिंग से रिलेटेड, तो मैंने आपको इमेज भी दिखाई थी, है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, वो काम अगर आप नहीं करेंगे, ठीक है, अगर आप टिलिंग करते हैं तो क्या होता है, मान लो आप टिलिंग कर रहे हैं, जोत रहे हैं खेत को, तो क्या होता है, जो सॉइल के नीचे वाली सॉइल है वो ऊपर आ रही है जिसमें मॉइस्चर था बहुत ज्यादा, क्योंकि जब भी रेन हुई है आपने पानी दिया तो नीचे की तरफ, नीचे वाली सॉइल की तरफ अब पानी है सबसे ज्यादा, ठीक है, ऊपर वाला तो इवेपोरेट हो जाता है। तो ये सॉइल जो नीचे वाली सॉइल थी ऊपर आ गई जिसके पास पानी था। अब इससे क्या हुआ कि ये जो नीचे वाली सॉइल थी जिसके पास पानी था इसके पास से भी पानी चला गया। साथ ही साथ जब आप खेत को जोत रहे हैं तो उस टाइम पर क्या होता है, जो रेसिड्यू बच गया था पिछली क्रॉप का, जो पानी रोक सकता था, रेन वाटर और ये सारी चीजें, वो भी अब क्या होता है, वो भी खत्म हो जाता है। तो इसलिए बोला जाता है जो टिलेज है वो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के अगेंस्ट है। इसलिए बोला जाता है कि आप सॉइल डिस्टरबेंस नहीं करेंगे तो वो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का पार्ट है। ठीक है, आप अगर परमानेंट सॉइल कवर को मेंटेन करेंगे, जो मैंने बताया जो क्रॉप रेसिड्यू बच जाता है, ठीक है, जैसे मल्च हो गया, कवर क्रॉप्स हो गए, तो वो भी कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का पार्ट है। अगर आप क्रॉप्स को रोटेशन में लगा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि इंटर क्रॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है, इंट्रा इंट्रा क्रॉपिंग होती है, एक इंटर क्रॉपिंग होती है, अगर आप ये दोनों कर रहे हैं या आप रोटेशन में क्रॉप्स को लगा रहे हैं, वो भी कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का पार्ट है। इससे क्या होता है, क्यों आपको बोला जा रहा है आप ये सब करिए, इससे सॉइल हेल्दी होती है, वाटर को कंजर्व किया जाता है, मैंने बताया कैसे कंजर्व करेंगे वाटर को, बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होती है, मतलब नेचर को भी हेल्प हो रही है। ठीक है, जो यील्ड्स है, मतलब जो क्रॉप अब आप उगा रहे हो तो उसके बाद जो आउटपुट आ रहा है वो भी इंप्रूव होता है। क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट्स है उसे हम क्या कर सकते हैं, उसको हम कम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें की जाती है, इस वजह से बोला जाता है कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर को आप फॉलो करें। अब आ जाओ इधर, अवॉइडिंग दी मोनोकल्चर प्रैक्टिस, बिल्कुल अभी बोला कि क्रॉप को रोटेशनल बेसिस पे लगाओ, इंटरक्रॉपिंग करो, तो मोनोकल्चर प्रैक्टिस को अगर आप अवॉइड करेंगे तो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर को फॉलो कर रहे हैं, यस। एडॉप्टिंग मिनिमम टिलेज, बिल्कुल मैंने क्या बोला अभी आपको कि टिलेज को कम करना है, जीरो के करीब करना है, तब आप कंजर्वेशन एग्रीकल्चर को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप टिलेज करते हैं तो उससे सॉइल का वाटर लॉस होता है। अवॉइडिंग द कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स, इसकी बात करी गई कहीं कि प्लांटेशन क्रॉप्स ही मत उगाओ, ऐसा तो नहीं बोला गया, तो ये गलत है। यूजिंग क्रॉप रेसिड्यू टू कवर दी सॉइल सरफेस, मैंने बताया ना आपको कि क्रॉप जो बच जाती है कटाई के बाद उसी को यूज करो एज अ क्रॉप कवर। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे वो भी कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का पार्ट है। एडॉप्टिंग स्पेशियल एंड टेम्पोरल क्रॉप सीक्वेंसिंग एंड क्रॉप रोटेशन, यही इंटर क्रॉपिंग एंड इंट्रा क्रॉपिंग का ये पार्ट है, क्रॉप सीक्वेंसिंग एंड क्रॉप रोटेशन। तो ये भी करेक्ट है, एक ही गलत था बस, ऑप्शन नंबर थ्री, थ्री जहां पे नहीं है उसे मार दो राइट। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं। ओहो, बड़ा ही सिंपल है ये तो। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको क्या है ये मास एक्सटेंशन क्या है, पहले मैं आपको बताता हूँ उसके बाद सिक्स्थ पे चलते हैं।
मास एक्सटेंशन आज से पहले 5 बार हो चुका है, ठीक है। 5 मास एक्सटेंशन आज से पहले हो चुके हैं। बहुत सारे रीजन की वजह से हुए, कहीं पे वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से, कहीं पर ऑक्सीजन के डिप्लीशन की वजह से, ओशनिक ऑक्सीजन की डिप्लीशन की वजह से, कहीं पर आपने जैसे डायनासोर्स के टाइम का सुना है कि एस्टेरॉइड ने हिट करा अर्थ को और उसके बाद क्या हुआ, सारे डायनासोर्स मर गए। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी क्या है, इसे हम मास एक्सटेंशन बोलते हैं कि जो लाइफ अर्थ पे थी किसी रीजन की वजह से वो सारी की सारी एक बारी में खत्म हो गई, ठीक है। उसे हम मास एक्सटेंशन बोलते हैं। तो आज से पहले 5 बार ऐसी मास एक्सटेंशन हो चुकी है, अब 6th टाइम होगी। आज से पहले जो 5 बार मास एक्सटेंशन हुई है वो नेचुरल रीजन की वजह से हुई है, नेचुरल रीजंस की वजह से हुई है। बट अब बोला जा रहा है जो 6th मास एक्सटेंशन होगी, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं होलो सीन एक्सटेंशन, बोला जा रहा है वो मैन मेड रीजन की वजह से होगी, एंथ्रोपोजेनिक रीजन की वजह से होगी। क्यों? क्योंकि हमने क्लाइमेट चेंज को इतना एग्रावेट कर दिया है, हमने 1000 टाइम्स और ज्यादा जल्दी कर दिया है मास एक्सटेंशन को, ठीक है। तो वही चीज स्टेटमेंट नंबर 4 में लिखी गई है, मैनकाइंड्स ओवर एक्सप्लॉइटेशन, misuse of natural resources, fragmentation and loss of natural habitat, destruction of ecosystem, पॉल्यूशन, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, इसकी वजह से जो 6th मास एक्सटेंशन होगी वो होगी। ये सारे कैसे रीजन है, एंथ्रो एंथ्रोपोजेनिक, सिंपल भाषा में मैन मेड। आज से पहले सारे कैसे हुए थे, नेचुरल रीजंस की वजह से, मैंने बताया वॉल्केनिक इरप्शन, ओशनिक O2 का डिप्लीशन की वजह से, कोलिजन हो गया था एस्ट्रॉइड से, ऐसे ऐसे रीजंस की वजह से, नेचुरल रीजंस की वजह से एक्सटेंशन हो रहा था। बट अब किस वजह से हो रहा है, अब जो होगा वो मैन मेड रीजन की वजह से होगा, क्योंकि हमने इतने प्यारे तरीके से अपनी अर्थ को रखा है ना, इस वजह से होगा। समझे इस चीज को? तो आज की क्लास में बस इतना ही था। अब हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, जो होगी कल। करंट अफेयर्स की क्लास इस सैटरडे को आपको मिल जाएगी, और अगले सैटरडे मतलब कि दिसंबर खत्म होने से पहले हम नवंबर की करंट अफेयर्स को पूरा का पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है। तो मेरा आपसे बस इतना ही कहना है कि आप करंट अफेयर की क्लासेस को भी लो, उसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको पता चलेगा कि हम कैसे यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो करके वो क्लासेस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।